बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको नेक कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और सबसे पहले मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी नॉलेज अता फ़रमाई कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यूनिट नंबर 1 इकोलॉजी का टॉपिक है। इसमें हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पेशीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये इन्फॉर्म इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होती क्या चीज़ है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इकोसिस्टम के लफ्ज़ से इकोलॉजिकल निकला है, इकोसिस्टम जिसके अंदर एबायोटिक बायोटिक तमाम जानदार शामिल होते हैं। सबसे पहले ये देखें कि जिन जानदार में से कोई भी एक जानवर या इनमें तक एबायोटिक में से या बायोटिक में से कोई भी एक चीज़ की कमी हो जाए या एक चीज़ की इजाफा हो जाए किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, तो वो हमारे लिए हमारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का सबब बन जाती हैं। मतलब इम्बैलेंस का मतलब होता है कि बैलेंस बरकरार ना रहना, बैलेंस टूट फूट का शिकार हो जाना, तवाज़न बरकरार ना रहना। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इकोसिस्टम में जो मौजूद जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, एबायोटिक्स और बायोटिक्स, वो तमाम के तमाम बराबर मिक़दार में बराबर चलें तो वो उससे बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस बरकरार रहता है, अदरवाइज़ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी मिसाल दे देती हूँ यहाँ पर एक, फिर आगे हम इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे और इसकी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने की वजूहात की तरफ। सबसे पहले ये जैसे कि हमारे पास एक फूड चेन में देखें कि हमारे पास आ जाती है एक पौधे जब सूरज की रोशनी हासिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड पानी लेते हैं और हवा, इस तरह की ये चीज़ें लेके अपनी खुराक तैयार करते हैं। अब पौधों का जो प्रिपरेशन प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। लेकिन पौधों का जो ये प्रोसेस है वो ख़राब कैसे होगा अगर हमारे पास आलूदा हवा हो जहाँ पर उसे कार्बन डाइऑक्साइड ना मिल पाए, या वो सही करके या फिर उन्हें इस तरह सूरज की शुआएँ सही ना मिल पाएँ, तो वो इस तरीके से उनका भी फूड प्रिपरेशन का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आगे ये है कि अगर पौधों को जब कोई जानदार खाता है, कोई जानवर खाता है, जब पौधे ही नहीं रहेंगे, जब पौधे ही काट दिए जाएंगे या ख़त्म कर दिए जाएंगे, या पौधों की फूड प्रिपरेशन नहीं होगी, वो खुराक नहीं बना पाएंगे, तो ना वो ज़िंदा रहेंगे ना पौधों से आगे वो जो है जानदार जो उनको खाते हैं वो नहीं होंगे। जब वो नहीं होंगे तो इस तरह अगला प्रोसेस जो उनको खाने वाला है उनमें कमी आ जाएगी, फिर उससे अगला प्रोसेस उनमें, इस तरह से हमारा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा होना शुरू हो जाता है। सबसे आसान अल्फाज में यह है कि इकोसिस्टम के अंदर किसी भी ऐसे बायोटिक और एबायोटिक अज़्ज़ा की कमी बेशी हो जाना या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो उसको इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहा जाता है। शॉर्ट सी तारीफ़ में ये आ जाता है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट सी रीज़न बताती हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ को होते हैं कि बहुत सारी जानदार की जो ग्रोह एक बन जाता है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे इंट्रोडक्शन ऑफ नए जानदारों को मुतारिफ़ कराना के लिए एक जगह से जो दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, तो वो क्या होता है उनकी सेहत पे या उनकी आगे ग्रोथ पे या उनकी पॉपुलेशन पर कोई असर पड़ता है, ये आगे इस डेफिनेशन में पढ़ेंगे। द एंट्रिंग ऑफ अ फॉरेन स्पीशी इनटू एनी एरिया, the entering of a foreign species into any area can imbalance the natural ecosystem. The entering of a foreign area यानी कि किसी भी ऐसे जानवर इकोसिस्टम को, नेचुरल इकोसिस्टम के दरमियान में जो इम्बैलेंस पैदा हो सकता है वो कैसे होता है कि किसी भी स्पीशी को हम जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी आबादी बढ़ाने के लिए, उसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलिपाइन में
छोटी सी यहाँ पर मिसाल दी गई कि फिलिपाइन में सम स्पीशीज सच एज टोड एंड स्नेल, गोल्डन स्नेल वर इंट्रोड्यूस्ड। फिलिपाइन में कुछ अर्सा पहले किया गया था कि टोड और गोल्डन स्नेल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए कोशिश की गई थी और उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उनको वो माहौल नहीं मिल पाया, वहाँ पर उनको वो खुराक नहीं मिल पाई, वो फीड करने के लिए वो सब कुछ नहीं मिल पाया, तो वो वहाँ पर कम होना शुरू हो गए, ना कि वो और ज़्यादा बढ़ते। इनकी दी पॉपुलेशन ऑफ दी स्पीशी, इनकी जो पॉपुलेशन है वन अनकंट्रोलेबल, जब अनकंट्रोलेबल हो गई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेचुरल एनिमीज़, यानी कि वहाँ पर उनको कुदरती माहौल, कुदरती जानवर वो नहीं मिल पाए, उनकी वो कमी आ गई उनके पास, तो इस वजह से वो वहाँ पर नापैद होना शुरू हो गए, वो ख़त्म होना शुरू हो गए। आसान की सी इंट्रोडक्शन दोबारा करवा देती हूँ कि the entering of a foreign species into any area can imbalance the natural ecosystem. For example, in Philippines, some species such as toad and golden snail were introduced. The population of these species when uncontrollable because of lack of natural enemies. ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन जो आपको बता दी है, इस डेफिनेशन को आप यूज़ करके इसकी आसान सी बना सकते हैं। इनके इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशी किस चीज़ का पहला ये रीज़न किस चीज़ की, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की, मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कब और क्यों और कैसे क्रिएट होता है, यानी कि इकोसिस्टम में किसी भी एक एबायोटिक और बायोटिक किसी भी एक की जो है कंपोनेंट्स की कमी हो जाए तो वो फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब आगे है जो दूसरी इसकी रीज़न क्या है कि ओवर हंटिंग मीन मतलब कि हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा किसी जानवर का शिकार हो जाना, हम अपनी खुराक के लिए, हम अपनी आमदनी के लिए बहुत सारे जानवरों का शिकार कर लेते हैं, तो वो शिकार हम जब करते हैं तो उससे भी हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अब हमने ये देखें कि रिलेंटलेस चेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स टू किल और कैच देम फॉर इकोनॉमिक और फूड, ये आसान सी डेफिनेशन, यानी कि हम अपनी आमदनी और अपनी खुराक की खातिर जब किसी जानदार वाइल्ड एनिमल, जब जंगली जानवरों का मारना और कत्ल करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास उनके दरमियान में जो इकोसिस्टम फूड चेन होती है जैसे क्रिएट होती है, उन वाइल्ड एनिमल्स के दरमियान में वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। तो वो डिस्टर्ब होगी तो ऑटोमेटिकली कोई जानदार भूख से मर जाएगा, कोई जानदार माहौल की सही ना होने की वजह से माइग्रेट कर जाएगा, तो वहाँ से इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखा जाए तो अब ये कहा जाता है कि जी बिजली बनाई जा रही है पानी यूज़ करके, या कोई प्रोडक्ट बनाई जा रही है कि फैक्ट्रीज़ में पानी को यूज़ करके, बट सो सैड कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये ना प्रोडक्ट पूरी आ रही हैं ना पानी की, अब उल्टा पानी की किल्लत होती जा रही है, और ऊपर से ये मसाइल भी हैं कि ना ही बिजली पूरी हो रही है और ना ही हमारा पीछे से पानी का जो है वो वाटर बॉडीज़ जो हैं उनके अंदर बल्कि पानी जो है वो हमारा कम होता जा रहा है। अब यहाँ पर देखें कि शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन और अवर constant need for factor made product the use of water bodies has been increased, यानी कि पानी की जो बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ जहाँ पानी हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं वो भी कम, उनके अंदर भी कम ज़ख़ीरा हो रहा है पानी, वो भी नहीं है,
کہ مطلب یہ جو بجلی بنائیں یا ہم کوئی خوراک کی چیز بنائیں پانی کے ساتھ، پانی یوز تو ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس واٹر سپلائی کرنے کے بعد پانی میں کمی آ رہی ہے اور اس سے ہمارا پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ ہماری آبادی کے بڑھنے سے ہمارے ذرائع جو ہیں وہ کم ہیں اور ہماری خواہشات یوں کہیں یا ہماری جو ضروریات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ایکولوجیکل امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں یہ آتا ہے کہ مائگریشن، یہ آلریڈی بتایا کہ مائگریشن کیوں ہوتی ہے۔ اب فار ایگزامپل ہم ڈیفورسٹیشن کر دیں، یعنی کہ جانورس کو ہم مارنا شروع کر دیں اور یا پھر اوور ہنٹنگ یعنی کر دیں، یا پھر جنگلات کو کاٹنا شروع کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمارے جو جانور جنگلات میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ وہاں سے مائگریٹ کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، تو کرتے کس چیز کے لیے، وہ ہیں فوڈ کے لیے۔ جب وہ فوڈ کے لیے مائگریٹ کریں گے، ان کو بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جہاں وہ مائگریٹ کر کے جائیں گے وہاں بھی ان کو خوراک مل پائے گی، آیا اگر مل گئی تو بہت اچھی بات، اگر نہیں ملی تو بہت بیڈ قسمت ہوتی ہے، بیڈ لک ہوتی ہے کہ اب وہاں پر مائگریٹ کرنے والے وہ پودے وہ جاندار جو ہیں وہ پھر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نہ وہاں پہ رہتے ہیں نہ وہاں پہ، تو ایکولوجیکل امبیلنس ہمارے ماحول میں، ہماری ایکو سسٹم کے اندر بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو ہم آگے اسی چیز کے لیے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو ہمیں ایکولوجیکل بیلنس جو ہے وہ دوبارہ کریٹ سیٹ کرنے کے لیے ہم ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم پانی وہ ناجائز استعمال نہیں کرنا اور ڈیفورسٹیشن نہیں کرنی، مطلب جنگلات پودے وغیرہ ہم نے نہیں کاٹنے، پودے وغیرہ کو ہم نے سرے اگانا ہے، لگانا ہے، جتنے ہو سکے لگائیں، کیونکہ اسی کے سے کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پودے نہیں ہوتے تو ہماری جو خارج کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ یوز کرنے والا نہیں ہوتا کوئی، تو وہ دوبارہ ہمارے لیے ایسڈ بن کے ہمارے ہی صحت کے لیے نقصان دہ بن جاتے ہیں۔